अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है पैरालंपिक्स की। नाज़रीन सभी जानते हैं कि खुदा ने हर इंसान को इनफरादी तौर पर बहुत सारी सलाहियतें अता कर रखी हैं, जिनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिन्हें किसी न किसी जिस्मानी माजूरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका बुलंद हौसला और सच्ची लगन उनको मुकाबले और कुछ कर गुजरने की हिम्मत का सामान मुहैया करती है। पैरालंपिक्स मुकाबले आलमी सतह पर ऐसे अफराद की सलाहियतों का भरपूर अंदाज में इदराक कराने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ये अफराद खेलों के मैदान में अपने ममालिक के परचम लिए शामिल होते हैं और अहम एजाज़ात न सिर्फ अपने बल्कि अपने ममालिक के नाम करते हैं। पैरालंपिक्स 2020 में शामिल हैदर अली, जो पाकिस्तानी तारीख में अपना नाम रोशन रूप में कुंदा करवा चुके हैं, उनके बारे में आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान का पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल ये लेकर आए हैं। कुछ इसी पे बात करेंगे, लेकिन पहले इस बारे में आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट बताते हैं। ये तो वो मनाजिर हैं जब इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था, इन्हें इससे नवाजा गया, लेकिन इसके बाद अली हैदर ने मैसेज क्या दिया है पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज़ लाने के बाद, ये मैसेज आपसे शेयर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से और आप सब की दुआओं से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, फेस्को पाकिस्तान वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड का, कि ख़ास तौर NPC पाकिस्तान कि जिन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई के लिए कदम ब कदम मेरे साथ रहे। और ये मेडल पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अली हैदर ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तानियों का, और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अली हैदर का। पैरालंपिक्स में वो पहला गोल्ड मेडल लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए। ओलंपिक्स की हमने इससे पहले आपने देखा बहुत ज़्यादा बात की, बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी कि क्यों ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था, क्यों उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता रहा जिस तरह से उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए था। ये सारी बातें तो हुई, लेकिन पैरालंपिक्स के हवाले से आज हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि पैरालंपिक्स में अली हैदर, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और इसके पीछे जिसकी मेहनत है वो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है इनका बाबा सादिक अली, और तारुफ इनका ये है कि ये हैदर अली के वालिद हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा सादिक साहब। जी वालेकुम सलाम। बाबा सादिक साहब, आपको इसलिए भी शुक्रिया बोलना है कि आपने हमारे न्यूज़ शो में ज्वाइन किया, और आपको शुक्रिया इसलिए भी बोलना है कि आपने अली हैदर जैसी औलाद पैदा की जो पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा फ़ख्र का बाइस बनी है। लेकिन बाबा सादिक, ये फरमाइएगा कि जब किसी के बच्चे को कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जाती है तो वो बच्चा ये तसव्वुर किया जाता है उस ख़ानदान की जानिब से भी, और जो बाहर मौजूद लोग होते हैं उनकी जानिब से भी, ख़ानदान को बार बार एहसास दिलाया जाता है कि ये बच्चा तो आप पर बोझ है। लेकिन आज आपको कैसा महसूस हो रहा है जब ये सारा बोझ अली हैदर ने संभाल लिया है और आपके कंधे जो हैं वो और चौड़े कर दिए हैं फ़ख्र से हैदर अली ने? जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी है और मुझे फिर जवान कर दिया है बेटे ने। अच्छा, तो आपने बड़ी मेहनत भी तो की होगी ना। अभी जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी, कोई ऐसा बच्चा जो इस तरह की किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको आपकी पालना। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सादिक साहब, इस तरह के बच्चों को पालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने न सिर्फ इनको पाला बल्कि इस अंदाज में पाला कि इन्होंने खेलों में हिस्सा लिया, ये खेलते रहे, मुख्तलिफ बोर्ड्स के लिए खेले, अब पैरालंपिक्स में पहुंचे, तो इसके अंदर तो बड़ी मेहनत रही होगी आपकी। जी इंशाल्लाह मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो फल लगेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सादिक साहब, अभी आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? कुछ आवाज़ आपको आ रही है वाज़े तौर पर मेरी? हाँ आ रही है, इतनी डिम आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही।
اچھا چلے میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا اس میں بات آپ سے کر لوں تاکہ آپ تک میری آواز آ رہی ہو۔ بابا صادق صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کو پرابلمز کیا کیا آئے، مسائل کون سے تھے جب آپ حیدر کی پرورش کر رہے تھے، ان کو کھلانا چاہ رہے تھے، کوئی مشکلیں آئیں آپ کو اس دوران؟ کسی نے سپورٹ کیا، پاکستان میں کسی نے مدد کی آپ کے لیے؟ جی یقیناً امداد تو ایک دوسرے کی ہوتی ہے نا، بایاں کھبے کو دھوتا ہے، کھبا سجے کو دھوتا ہے، تبھی بات بنتی ہے۔ تو بہت سارے دوستوں نے ہماری ہیلپ کی، تو اللہ کا فضل ہے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور میڈل جیتا بیٹل۔ ٹھیک ہے جی، بابا صادق علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کوشش ہماری یہ تھی ان سے ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکتے، لیکن آواز کا کچھ نہ کچھ آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے، آپ صحیح سے سن نہیں پا رہے ہیں۔ بہرحال جتنی بات ہماری ہوئی ہے، بابا صادق علی بہت خوش دکھائی دیتے ہیں، اور خوش کیوں نہ ہوں کہ حیدر علی اتنا بڑا اعزاز نہ صرف اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے لے کر آئے ہیں، بلکہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور اسی خوشی کی گھڑی میں ہم نے ان کے والد کو بھی یاد رکھنا تھا، یاد رکھا ہے۔ ان کی فیملی کو بہت سارے لوگ مبارکباد دینے آ رہے ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ان کو مبارکباد پیش نہ کرے، ان کا شکریہ ادا نہ کرے کہ انہوں نے حیدر علی کو اتنے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، پھر کھیلوں کی جانب ان کو راغب کیا، ان کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ پاکستان کے لیے فخر بنایا۔ بابا صادق علی ابھی آواز آ رہی ہے آپ تک میری صاف؟ آواز نہیں آ رہی، اب بالکل نہیں آواز آ رہی۔ دوبارہ کوشش کرتے ہیں جی بابا صادق علی آپ سے ہم رابطہ کر سکیں، آپ سے بات کر سکیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا صاحبہ، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم فہمیدہ مرزا صاحبہ۔ جی، میں سب سے پہلے تو پی ٹی وی کے ذریعے ان کے خاندان کو اور ان کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو، سب جتنے بھی دعا گو تھے ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں، اور خاص طور پہ ان کو جنہوں نے اتنی محنت کی، اور یہ پہلے بھی وہ لیتے رہے ہیں میڈل، انہوں نے سلور میڈل بھی لیا، لانگ جمپ میں بھی انہوں نے لیا ہے میڈل، اور اب اس میں تھرو میں جو کہ ایک میں سمجھتی ہوں اس وقت خاص طور پہ یہ اولمپکس میں کیونکہ پہلا پاکستان کے لیے گولڈ میڈل ہے، تو ہم سب کے جو دل سے جو ایک خوشی اور دعا ہے ان کے لیے، اور ہم ان کو بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ جو ان کی محنت، ان کی لگن، ڈیڈیکیشن، یہ جنون ہے جس نے یہاں تک پہنچایا اور آج پاکستان کا پرچم فخر سے بلند کیا۔ اور میں ان کے ذریعے اور میں ان کو یہی اشور کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پہلے بھی انہیں سپورٹ کیا ہے اور اب پھر کریں گے۔ میں ایکچولی گاڑی میں ہوں تو اب میری آواز شاید کٹ رہی ہے۔ بالکل جی، کچھ نہ کچھ بریک ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں آپ کی آواز، لیکن فہمیدہ صاحبہ میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی۔ ہم نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے پلیئرز کو بہت بار ہمارے بلیٹنز میں، ہمارے نیوز شوز میں آپ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، آپ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آتی ہیں، بہت سارے لوگ جو مستحق ہوتے ہیں ان میں آپ چیکس بھی تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، ایسی بہت ساری تقریبات بھی ہم نے کور کی ہیں۔ جو حیدر علی جیسے لوگ ہیں وہ آپ تک خود پہنچتے ہیں، یا کوئی ایسا نظام ہے ہمارے بورڈز کے اندر کہ ایسے بچوں تک خود پہنچا جائے، انہیں تلاش کیا جائے، یا کم از کم ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ وہ بورڈز تک رسائی حاصل کر سکیں، آپ جیسے لوگوں تک پہنچ سکیں، تاکہ ان کا ٹیلنٹ پاکستان میں اور پھر انٹرنیشنلی جو ہے متعارف کرایا جا سکے؟ فہمیدہ مرزا صاحبہ جی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ہمیشہ ان کو، حیدر علی کو، جب بھی انہوں نے کوئی میڈل لیا ہم نے کیش ایوارڈ تو دیے ہیں انہیں، اور لیکن آپ کا جو آپ نے بات کی، بالکل ہمارے نظام میں یہ کمزوری ہے، ہمارے پاس کوئی اسپورٹس کا گورننس کا اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اگر ہم کہ اس طرح کے مطلب جو بچے جو کہ کسی طرح بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ایتھلیٹ کی لائف بہت کم ہوتی ہے اور اس کے پاس چند سال ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو پک کیا جائے، ان کی وہ جو پوٹینشیل ہے ان میں اس کو گروم کیا جائے، ان کو پوری وہ ٹریننگ، وہ سپورٹ سسٹم دیا جائے۔ لیکن کیونکہ اس وقت سب کچھ فیڈریشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور فیڈریشن ہم سے پیسے لے رہی ہوتی ہیں جس کا ہمیں یہ بھی پورا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس بچے پہ خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا،
اور یہ ایک फहमीदा मिर्जा इस साहब, किस्म सॉरी टू का कट यू, एक बहुत माजरत आपकी कता कलामी कर रही हूँ, वक्त हमारे पास कम है। मुख्तसरन ये बता दीजिएगा मैम, आपके पास भी तो तजावीज़ होंगी, यकीनन आपने आगे पहुँचाई भी होंगी, कुछ हमसे भी शेयर कीजिएगा कि फिर इसका हल क्या है मैम? देखिए, ये जो मैंने आपको गवर्नेंस सिस्टम की बात की, एक तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं उनके लिए हम एलीट पूल बना रहे हैं ताकि हमें फेडरेशंस की भी जरूरत ना पड़े, और ऐसे बच्चों को फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमत हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा, क्योंकि जो भी उनका CSR होता है उसमें वो डिफरेंट एरियाज में कर रहे होते हैं, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि हम स्पोर्ट्स की तरफ आए। देखिए, एक मेडल आया है और पूरी कौम यूनाइट हो गई है, पूरी कौम उसको मुबारकबाद दे रही है। अबव एवरी जो पॉलिटिक्स है या कोई हमारे आपस के डिफरेंसेस, लेकिन एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो पूरी कौम को यूनाइट करती है। तो मेरे ख्याल में कि ये आज सबको एहसास हुआ है और हमें चाहिए कि हम प्राइवेट सेक्टर इसमें खास तौर पे आगे आए, बाकी फेडरल गवर्नमेंट अपना फहमीदा ये मिर्जा साहिबा, जो आपने तजावीज़ दी हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि इन पर अब अमल भी किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट भी किया जाए, कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्शन रखी जाए कि वो इस जानिब आना चाहें। बहुत शुक्रिया फहमीदा मिर्जा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। वफाकी वज़ीर हैं आप, बैनुल-सूबाई राबिता के लिए बड़ी खिदमत भी हैं आपकी स्पोर्ट्स को लेकर, और आपने ये बताया भी कि हैदर अली जैसे लोग अगर आप तक आना चाहें तो किस तरह से आ सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर आप खुद से इनके लिए आपकी वजारत जो है वो इकदाम करते हुए दिखाई दे रही है। बहरहाल फेडरेशंस को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। आज की ये बड़ी खबर जो हमने आपसे डिस्कस की, लेकिन एक और बड़ी खबर एक और जगह से आना थी जो आज नहीं आई है, खबर कुछ और आई है। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की, जहाँ से खबर आज ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वहाँ नई हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से नई हुकूमत का जो ऐलान है उसे मौखर कर दिया गया है, और कहा यह गया है कि हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है, जबकि वादिय पंशीर में शिमाली इत्तेहाद और तालिबान के माबैन लड़ाई का सिलसिला अभी भी जारी है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया का कहना यह है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, जबकि चीन और रूस ने तालिबान के हवाले से नरम लहजा इख्तियार कर रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का ऐलान मौखर कर दिया गया है, और इसी पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है असद जान साहब से। माहिर हैं, अफगान उमूर के सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद जान साहब। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। जी असद जान साहब, सबसे पहला सवाल, क्यों आप समझते हैं कि ये जो ऐलान आज होने जा रहा था इसको मौखर किया गया है? क्या कहीं ना कहीं इसकी वजह ये है कि पंजशीर के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, तालिबान ये चाहते हैं कि पहले उसको थोड़ा क्लियर कर लें, उसके बाद हुकूमत की जानिब जाएं, हुकूमत बनाने की जानिब? सर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पंजशीर में अभी भी मज़ाहमत जारी है। हालांकि अभी इतलात यही आ रही थी शाम तक कि अमरुल्लाह साले साहब जो पुराने नायब सदर थे कि वो फरार हो गए, लेकिन अभी तकरीबन 1 घंटे के अंदर दोबारा उसकी वीडियो पैगाम आना शुरू हो गए हैं कि नहीं, मैं पंजशीर ही में हूँ और पंजशीर ही से मुज़ाहमत जारी रखूँगा। तालिबान की चूँकि ये तकरीबन आज 20वां दिन होने को है और मुश्किलात मेरे ख्याल में अभी तक उसी तरह बरकरार है, इंटरनेशनल रिकग्निशन की भी, फाइनेंशियल की भी और हुकूमत साजी की भी। इतलात यही आ रही है कि हुकूमत साजी के लिए जो शराइत रखे गए थे वो थे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट के जो दो अलग अलग डिफिनेशन अभी सामने आ रहे हैं हमारे इतलात के मुताबिक। एक तो ये कि तालिबान कह रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुराद ये होगा कि जहाँ पर ताजिक तालिबान होंगे या हज़ारा तालिबान होंगे या इवन शिया तालिबान अगर होंगे तो उसको हम ले सकते हैं और उसको हम हुकूमत का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन जो आलमी ताकतें थी और अलग आलमी ताकतें हैं, ओबियसली उन लोगों की तरफ से शराइत कुछ अलग से है। वो शराइत ये कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुराद ये होगी कि हामिद करज़ी साहब भी होंगे, अब्दुल्ला साहब भी होंगे, और इस तरह हो सकते हैं ख़वातीन भी उसका हिस्सा हो। तो उन्हीं शराइत पे मेरे ख्याल में अभी तक फाइनल डिसीजन तक तालिबान अभी पहुंचे नहीं है, और इसी वजह से आज जुमे के बाद चूंकि ऐलान होना था और तालिबान की निस्बत जुमा चूंकि एक मुबारक दिन है और वो लोग यही चाह रहे थे कि हम यानी नमाज जुमे के बाद ऐलान करें और ऐलान के बाद अफगानिस्तान में एक तालिबान हुकूमत अमारात का क़याम अमल में लाया जा सके।
अभी भी अच्छा, सही मुश्किलात है। है, मुश्किलात सामने आ रही है। मुश्किलात हैं, लेकिन उनका हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का ऐलान मौखर कर दिया गया, अगले हफ्ते अनाउंस किया जाएगा। अभी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं तालिबान, लेकिन असद जान साहब, ऐसा नहीं दिखता है कि यूरोपीय यूनियन फैसले पर पहुंच चुकी है? उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया है कि जी इस हुकूमत को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। कुछ इस पर तबसरा फरमा दीजिएगा, और फिर ये भी फरमाइएगा कि यूरोपीय यूनियन जब इनकार कर रही है तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और बरतानिया भी उसकी तकलीद करता हुआ हमें दिखाई देगा, कहीं ना कहीं तायीद करता हुआ दिखाई देगा सर? देखिए, ये मुश्किलात तो शुरू दिन से ही लोगों ने प्रेडिक्ट की थी कि सही है, तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल काम है। अभी जो आप कह रहे थे कि यूरोपीय यूनियन तो अभी तकरीबन 10-15 मिनट पहले बरतानिया और अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया है कि हम तालिबान की इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो वो ऑलरेडी हो चुका है। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका ने भी कह दिए और बरतानिया ने भी कह दिया। तो इसके साथ साथ फिर तालिबान की जो मुश्किलात है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, और मज़ीद इजाफा इसलिए होगा कि अगर ये तीन बड़ी ताकतें आपको तस्लीम नहीं कर रही है, बिलाशुबा आपके रूस की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी, और जितनी पड़ोसी ममालिक है उसकी तरफ से जान भी। साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि जहां इतनी ताकतें इनकार कर रही हैं, वहां रशिया के, चाइना के हिमायत करने से सर कुछ फर्क पड़ने वाला है तालिबान पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर? आप समझते हैं कि रशिया के, चाइना के सपोर्ट से कोई फर्क पड़ेगा सर? देखिए, हिस्टोरिकली तो तकरीबन चाइना और रशिया हमेशा एक ही साइड पे रहे हैं, और ये जो तीन बड़ी ताकतें हैं, या G7 या जो भी नाम आप उसको दे, जिसमें अगर आप ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर ले और जर्मनी और फ्रांस को भी शामिल कर ले, तो वो हमेशा से ही अमेरिका के तरफदारी पे और तरफदारी कर रही थी। हमेशा से इन लोगों के साथ साथ दिए हर चीज़ पे, हर जंग में, हर लड़ाई में और हर मुआहदे में। अभी भी उन लोगों ने यही किया है। अब चूंकि शुरू दिन से यही प्रेडिक्शन हो रही थी कि तालिबान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले ऑब्वियसली हुकूमत साजी है। हुकूमत साजी 20वां दिन पे, कल 21वां दिन है, अभी तक उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा है। तो अगर हुकूमत साजी पे इत्तेफाक नहीं हो रहा है, और मेरे ख्याल में चूंकि अभी शाम को ये इतलात आ रही थी, जिस तरह मैंने कहा कि यूरोपीय यूनियन या अमरीकी या बड़ी ताकत ये कह रही थी कि आपने उसमें से इन लोगों को डालना है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुराद ये होगा जिसमें खवातीन भी होंगी, जिसमें जिंदगी के हर रखी गई हैं। अब देखना ये है कि ये शराइत तालिबान के लिए एक्सेप्टेबल हैं, नहीं हैं, काबिल कबूल हैं, नहीं हैं। अगले हफ्ते बहरहाल सूरत हाल किसी न किसी हद तक क्लियर हो जाएगी। असद जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। असद जान साहब ये फरमा रहे थे कि अभी कहीं ना कहीं दिखाई ये देता है कि तालिबान बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इनकार कर दिया जाना कि जी हम इसको तस्लीम नहीं करने वाले हैं, अमेरिका और बरतानिया के लिए भी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट का बाइस बन सकता है। लेकिन रशिया और चाइना हमें एक पेज पर दिखाई देते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाए, हम उनके साथ हैं। सूरत हाल जो भी रहेगी आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर था, और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेज़ी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। वेलकम बैक जी। रुख हमें करना है भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश का, जहां सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती दिखाई देती है। गंभीर इसलिए हो रही है कि यहाँ फैलने वाली स्क्रब टाइफस बुखार से मुतादिद हलाकतें हो चुकी हैं।
स्क्रब टाइफस के बारे में आपको बताएं कि इसकी वजह से हलाक होने वालों में 40 बच्चे भी शामिल हैं। के हलाकत के बाद मुतासरा इलाके में तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इस बीमारी का शिकार मरीज़ जो है वो तेज़ बुखार में मुब्तला होता है, सर दर्द की शिकायत करता है और जोड़ों की तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। ये बीमारी फिरोज़ाबाद से शुरू हुई है और अब आगरा, मणिपुर, एथा और किशनगंज तक लोगों को मुतासर कर रही है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान फैलने वाली बीमारी स्क्रब टाइफस से 52 हलाकतें हो चुकी हैं और पहले भी हमने आपको आगाह किया, एक बार फिर से बता दें कि इनमें 40 बच्चे शामिल हैं। इब्तदा में इस बीमारी को पुरस्कार और नामालूम समझा गया, ताहम अब इसकी शनाख्त कर ली गई है। इसके पहले मरीज़ की शनाख्त भी हो गई है जिसका ताल्लुक ज़िला फ़ैरोज़ाबाद में था, ताहम अब ये बीमारी जो है ये हमें दीगर इलाकों तक फैलती हुई भी दिखाई देती है। इससे पहले हमने भारतीय डेल्टा वायरस के बारे में आपको आगाह किया था, जिससे काफ़ी सारी जगहों पर काफ़ी नुकसान हुआ था। भारत से ये वायरस निकला था और दूसरी जगह पर फैल गया था। अब ये जो बीमारी है, क्या ये भी भारत से निकलेगी? स्क्रब टाइफस दूसरी जगहों तक पहुंचेगी, नुकसान पहुंचाएगी? इसी पे बात करने के लिए हमने राबिता किया है मुस्तफ़ा तारिक साहब से, माहिर हैं वबाई अमराज के, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुस्तफ़ा तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, पहले तो मैं चाहूँगी कि ज़रा हमें ये समझा दीजिएगा, बहुत सारे लोग जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है स्क्रब टाइफस, क्या ये बीमारी पहले से वजूद रखती थी या ये कोई एक नई चीज़ है? पहले से वजूद रखती थी तो ये अभी अचानक से नमूदार क्यों हुई है, क्यों इतना नुकसान मचा रही है? कोई इलाज है इसका? नहीं है सर? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि पहले भी ये कोई नई बीमारी नहीं है। अच्छा। इसके पहले भी ब्रेकआउट्स हुए हैं, इन द सेंस कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त भी उधर ही मौजूद थी और ये खाली इंडिया तक नहीं है, ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, फिलीपींस, इसकी जो पूरी एशिया पैसिफिक की बेल्ट है, इसमें एक होता है जरासीम होता है जो एक कीड़े के अंदर रहता है जिसको माइट्स कहते हैं, ठीक है। अब माइट्स के जरिए ये फैलता है और पहले भी इसके आउटब्रेक्स हुए हुए हैं, लेकिन इस बार का जो आउटब्रेक हमें नज़र आता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट रहा है। पहले ख़ास तौर पे बच्चों में जो डेथ्स थी वो इसमें लो होती थी। जो पहले प्रदेश में ब्रेकआउट था उसमें 200 केसेस थे, ये 2011 में हुआ था और 13 उसके अंदर डेथ्स हुई थी। इस बार नंबर ऑफ डेथ्स काफ़ी हाई आई हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये कॉज फॉर कंसर्न है कि देखी जाए कि वहाँ अब प्रेवलेंस कितनी है इस इन्फेक्शन की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये है एक जरासीमी इन्फेक्शन, ये वायरस नहीं है। तो वक्त के साथ साथ जो जरासीमी इन्फेक्शन होती है वो नई दवाइयों से, नई चीज़ों से रेजिस्टेंट भी होती जाती है और अब तो ये वहाँ उनकी टीम्स गई हैं इंडिया में, उन्होंने टीम्स भेजी हैं रिसर्च करने के लिए और देखने के लिए कि इस आउटब्रेक का क्या वजह बना है और उसके अंदर डेथ्स क्यों इतनी हुई हैं, तो उसके तो जवाब आहिस्ता आहिस्ता ही अब सामने आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तक ये इत्तलात भी पहुंची हैं जहाँ जहाँ इस बीमारी के हवाले से बात हो रही है कि ये एक वक्त में एक जगह पर, एक इलाके में ये बढ़ती चली जाती है, तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों को ये मुतासर कर सकती है, तादाद 1 अरब तक भी हो सकती है अगर ये फैलती चली जाए। ज़रा सा क्लियर कर दीजिएगा, वबाई मरज़ है, छूने से फैलता है, ये डेल्टा जैसा है, कोविड जैसा है या नहीं, ये कोई डिफरेंट चीज़ है सर? अच्छा, ये डिफरेंट चीज़ है इन द सेंस कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक जरासीम से फैलता है और वो जरासीम जो होता है वो माइट्स, एक कीड़ा होता है जो ज़मीन में भी मौजूद होता है, जो वेजिटेशन पे जो बुशेस होती हैं, दरख्त होते हैं, बाहर खुले इलाकों में ये मौजूद होता है और इनके अंदर भी जो इन्फेक्शन पहले आती है वो रोडेंट्स के थ्रू, चूहों के थ्रू उधर से फैलना शुरू होती है। ये आम तौर पे जिस कीड़े के अंदर और जिस रोडेंट के अंदर ये होती हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाती, तो ये इसकी वजह से इनका एक वहाँ रेजर्वॉयर बनता रहता है जिसके अंदर वो उन माइट्स के अंदर, उस चूहे की पॉपुलेशन के अंदर ये फैलता जाता है और साथ साथ में ये होता है कि कभी कभी इसके जो अंडे होते हैं या जो उसके बच्चे होते हैं वो इंसानों के कपड़ों से भी लग जाते हैं जब वो ऐसे इलाकों के जरिए गुजरे हों, या अगर कितना नुकसान पहुंचाता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपने बता दिया। कुछ इलाज के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। पहले इसका इलाज किस तरह से होता रहा है? आपने कहा कि तब्दीलियां इसमें आती रहती हैं, तो फिर वैक्सीन या जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है इसके लिए, दवा वगैरह जो भी है, मेडिसिन, उसमें भी तब्दीली लाना पड़ती है सर?
بالکل ایسے ہی ہے. اس کی جو پہلے کلاسیکلی جو یوز ہو رہی تھی دوائیاں وہ ایک کافی ریگولرلی ان یوز اینٹی بایوٹکس ہیں. اس میں جو آپ کا جو فرسٹ لائن جو میڈیکیشن ہوتی تھی وہ ٹیٹرا سائکلنز ڈاکسی سائکلنز ہوتی تھی, تو ان کا علاج موجود ہے. لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا یہ جو نئی سٹرین آئی ہے یا جو نئے کیسز آئے ہیں کیا وہ اس علاج سے ریزسٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ اب وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا, کیونکہ پہلے تک تو یہ اس علاج سے فائدہ کافی ہوتا تھا اور کافی زیادہ پہلے اس علاج سے انفیکشنز فائدہ ہوتی ہوتا تھی. تھا، لیکن اب اگر اس جراثیم نے اپنی شکل چینج کر لی ہے، حیت چینج کر لی، تو پاسبل ہے کہ علاج کا طریقہ بھی تبدیل کرنا پڑے، لیکن ابھی تو اس سے بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. بہرحال مصطفیٰ طارق صاحب، آپ ماہر ہیں وبائی امراض کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہم بات کر رہے تھے جی بھارت میں پھوٹنے والی اس بیماری کے حوالے سے، اسکرب ٹائفس اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی جیسے ڈاکٹر مصطفیٰ طارق صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ مختلف ممالک میں آتی رہی ہے، پاکستان میں ادھر رہی ہے، چائنا میں بھی اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے اور بہت حد تک یہ متاثر کرتی ہے. ابھی 52 جو ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں سے 40 ڈیتھس جو ہوئی ہیں وہ بچوں کی ہوئی ہیں، اور کافی خطرناک اس بیماری کو کہا جا رہا ہے. بل آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جہاں بھارت میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بھارت میں بہت زیادہ میں نقصان پہنچاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ ڈیلٹا وائرس ہے، جس کو وہاں کی حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، اور اتنا زیادہ اس کا پھیلاؤ بڑھ چکا ہے کہ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے. یہ میرا پاکستان میں بھی ڈیلٹا کے بہت سارے کیسز سامنے آ چکے ہیں، دوسری کنٹریز میں بھی جہاں جہاں انڈینز ٹریول کر رہے ہیں وہاں یہ بیماری پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہیے وہاں کی حکومت کو بھی، اور دیگر جو حکومتیں ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. بہرحال جی اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک اور چیز جس کو دنیا بھر میں روکنے کے لیے بہت ایفرٹس کی گئی ہیں، لیکن اس کو ابھی تک روکا اس طرح سے نہیں جا سکا ہے جس طرح سے روکا جانا چاہیے، لیکن جی ایفرٹس تو جاری رہنی چاہیے. میں بات کر رہی ہوں منشیات کی، نشے کی، جس کو کسی بھی سماج کے لیے زہر قاتل کہا جاتا ہے. اور اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ منشیات کے عادی افراد کا اپنے جذبات اور حرکات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. منشیات ہی اس کا اصل ہدف اور زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور منشیات کی وجہ سے ہی ایک کہانی ہمارے سامنے آئی ہے مصر سے، جہاں اپنی بہن کے قاتل ایک نوجوان کی خبر عالمی شہ سرخیوں میں تب آئی جب اس قاتل اور مقتولہ کی والدہ نے اپنے قاتل بیٹے کے لیے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے، کیوں اس شخص نے اپنی بہن کو قتل کیا، اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے. آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اچھا جی، ابھی ہمیں آپ کو بتانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی اور بات کرنی ہے. اس زہر قاتل کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ایسی بہت ساری سٹوریز آتی ہیں. اب پاکستان کے اندر بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جب اپنے ہی پیاروں کی جان لے لی جاتی ہے نشے کے عادی افراد کی جانب سے. ایسا ہی کچھ اس شخص کے ساتھ بھی ہوا ہے. مصر کے اندر یہ موجود ہے. اس کی بہن جانتی تھی کہ یہ نشہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ پیسے مانگ رہا ہے، لیکن جب اس نے اس کو رقم دینے سے انکار کیا تو پہلے اس ملزم نے اپنی چھڑی کی مدد سے بہن کو زد و کوب کیا، اس کو خوب مارا، اور پھر باورچی خانے سے یہ چھری لے کر باہر آ جاتا ہے اور بہن کی گردن اور پیٹ پر وار کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے. لیکن وہ اتنی زیادہ زخمی ہو گئی تھی کہ جب اسے ٹریٹمنٹ دیا گیا، اسے جان بچانے کی کوشش کی گئی تو اس کی جان نہیں بچائی جا سکی. جو یعنی شاہدین ہیں، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، محلے کے اس پڑوس کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محلے میں نشئی کی شہرت رکھتا تھا اور ہمیشہ نشے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا کرتا تھا. ماں کو اس واردات کا علم ہوا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا کہ ان کے بیٹے کو سر عام پھانسی دی جائے، اور اس کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. بالکل جی، ماں جس سے زیادہ کوئی اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا، وہ کتنی مجبور ہو گئی ہوگی کہ اس کو خود کورٹ میں جا کر، خود عدالت میں جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ جی اس کو تو آپ سزائے موت دیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کا اس نے مرڈر کیا ہے وہ بھی اسی ماں کی اولاد تھی، بے گناہ، مظلوم، جس کا کوئی قصور نہیں تھا. صرف وہ اپنے بھائی کو اس منشیات کی لعنت سے، لت سے بچانا چاہ رہی تھی، اور اس اتنی کڑی سزا ملی کہ اس کی جان ہی لے لی گئی. اور یہ سزا کیوں ملی؟ یہ سزا دینے والا اس کا بھائی بھی نہیں جانتا، کیونکہ منشیات انسان کو ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر دیتی ہے، اس قدر مفلوج کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا ہے. اگر آپ کے قریب بھی ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو آپ جانتے ہیں نشے کا عادی ہے، تو پلیز اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ جو کر سکیں آپ کو کرنا چاہیے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں، اور اب ہمیں رخ کرنا ہے، آپ کو خبر دینی ہے
पोलैंड के हवाले से, जिसने बेलारूस से गैर कानूनी हिजरत को रोकने के लिए अपनी जो मुल्का सरहदें हैं उनको हंगामी सूरत हाल का उन सरहदों पर ऐलान कर दिया है। आपको पता है कि पोलैंड ने सरहदों पर बाढ़ की तामीर के साथ साथ फौजी दस्ते भी तैनात करना शुरू कर दिए हैं। क्यों अचानक से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि हंगामी हालात जो हैं वहाँ पर वहाँ सरहद पर नाफिज कर दिए गए हैं, और क्यों ये बाढ़ लगाई जा रही है इतनी तवील, इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये सारी स्टोरी हमारे पास एक रिपोर्ट में है, आपको दिखाते हैं। पोलैंड के सदर ने बेलारूस से आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के दाखिले को रोकने के लिए अपने 2 सरहदी इलाकों में इमरजेंसी का निफाज कर दिया है। पोलैंड के वजीर दाखिला का कहना है कि इमरजेंसी के निफाज की दूसरी बड़ी वजह फौजी मशकें हैं जो हमारी सरहद के मशरक में होने जा रही हैं। उन्होंने कहा, इसलिए हमें हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। पोलैंड के वजीर दाखिला का कहना था कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं, हमारी कौमी सलामती और हमारे लोगों को खतरात लाहक हैं, इसलिए इन खतरात के पेश नजर ऐसे इकदामात उठा रहे हैं। पोलैंड के सरहदी महाफिजों के मुताबिक सिर्फ अगस्त के महीने में सरहद उबूर करने की 3500 कोशिशें की गई हैं, जिनमें से 2500 को नाकाम बना दिया गया है। और पोलैंड की हुकूमत 10 सितंबर से बेलारूस और रूस के माबैन होने वाली जंगी मशकों के हवाले से भी अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना चाहता है। इसीलिए इमरजेंसी का ऐलान किया गया है और इसका निफाज 30 दिन तक रहेगा। सरहद के करीब लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। तारिकीन वतन लोगों के लिए काम करने वाली रिफाई तंजीमें पोलैंड हुकूमत के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा कर रही हैं कि पोलैंड की हुकूमत सरहदों पर भटके लोगों के लिए मुनासिब इमदाद का इंतजाम करे, जबकि पोलैंड का कहना है कि ये लोग बेलारूस की जिम्मेदारी हैं और इस हवाले से उसे इकदामात उठाने की जरूरत है। बिल्कुल जी, इकदामात उठाने की ज़रूरत है और ये इकदामात उठाए भी जा रहे हैं। अब हमें रुख करना है प्रोग्राम के अंदर न्यूज़ीलैंड का, जहां अब से पहले आप जानते हैं कि दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ था, जब एक दहशतगर्द ने घुसकर एक मस्जिद के अंदर कुछ नमाजियों को निशाना बनाया था और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड हुकूमत का एक सख्त रिएक्शन सामने आया था। उस रिएक्शन को बहुत सराहा भी गया दुनिया भर में, लेकिन आज फिर न्यूजीलैंड में एक शख्स ने ऑकलैंड सुपरमार्केट में चाकू से वार करके 6 अफराद को ज़ख्मी कर दिया है, जबकि पुलिस ने हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। हमला आवर का ताल्लुक श्रीलंका से बताया जाता है, जो पहले भी मुश्तबे अफराद की फहरिस्त में शामिल था। न्यूजीलैंड में पुलिस ने तशद्दुद पर आबादा एक शिद्दत पसंद को, जिसने ऑकलैंड के एक सुपरमार्केट में चाकू के वार करके 6 अफराद को जख्मी कर दिया था, गोली मार कर हलाक कर दिया है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने कहा, ये एक दहशतगर्द हमला था जो कि श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने किया, जो पहले ही सी पुलिस की मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में शामिल था। श्रीलंका की शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, लेकिन वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न का कहना था कि वो नाम निहाद शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का हामी है। पुलिस ने जुमा को उस शख्स की तरफ से लोगों को चाकू के वार करके हलाक करने के सिर्फ 60 सेकंड बाद हलाक कर दिया। जेसिंडा आर्डर्न ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कुछ आज हुआ वो काबिल मुजम्मत, काबिल नफरत और गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक इनफरादी हरकत थी और किसी अकीदे की नहीं। ऑकलैंड के मेयर फिल गूफ ने बीबीसी को बताया कि अस्पताल का अमला जख्मी अफराद की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे और चीखो पुकार कर रहे थे और एक उम्र रसीदा शख्स जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था। ऑकलैंड में होने वाले इस अंदोनाक वाक़े से 2019 में क्राइस्ट चर्च में मस्जिद पर खौफनाक हमले की तल्ख यादें ताज़ा हो गई हैं। क्राइस्ट चर्च में होने वाले हमले में एक बंदूक बरदार और नाम निहाद सफेद फार्म इंतहा पसंद ने 51 अफराद को हलाक कर दिया था। आज होने वाले वाक़े के हवाले से न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने कहा है कि जुम्मे के रोज तक इस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया था। हमले की वजह बयान करते हुए उन्होंने कहा कि वो शख्स दौलत इस्लामिया के नजरियात से मुतासिर था और कोई भी कानून दहशतगर्दी के खिलाफ 100% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। ऐसे लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुहतात रहते हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें यकीन है कि दहशतगर्द तन्हा था और इससे अवाम को मजीद कोई खतरा लाहक नहीं है। हमारी दुआ है जी कि जिस तरह से कहा जा रहा है जेसिंडा की जानिब से कि ये बिल्कुल तन्हा था, इनके साथ कोई और नहीं था, ऐसा ही हो और इस तरह का कोई और वाक़या
نہ صرف نیوزی لینڈ میں بلکہ کہیں بھی ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہ دے۔ بہرحال جی اب ہمیں رخ کرنا ہے براعظم جنوبی امریکہ کا، جہاں دوسرا بڑا دریا دریائے پرانا جو ہے اس وقت شدید خشک سالی کا شکار ہے، اور اس سے یہاں جو آبی حیات ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آبی حیات کو تو خطرات ہیں ہی ہیں، لیکن یہ جو دریا ہے اس کی جو آمد و رفت ہے، جو ماہی گیری کے ساتھ ساتھ 4 کروڑ لوگوں کو صاف پانی کی ضروریات بھی مہیا کیا کرتا تھا۔ یہ خشک سالی کیوں آئی ہے اس دریا میں، اور کیا اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، اور اب اس خشک سالی سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو یہاں سے پینے کا پانی حاصل کرتے تھے اب وہ کہاں سے ان کو پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا، یہ ساری ڈیٹیل ایک رپورٹ میں ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جنوبی امریکہ کے دوسرے بڑے دریا دریائے پرانا میں 1944 کے بعد پانی کی سطح انتہائی خطرناک حد تک گر گئی ہے۔ یہ دریا کاروباری آمد و رفت اور ماہی گیری کے ساتھ ساتھ امریکہ کے 4 کروڑ لوگوں کی صاف پانی کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ امریکہ میں جاری خشک سالی سے آبی حیات کو اس حد تک خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ دریا میں موجود پانی سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں کے لیے بھی ناکافی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مغربی امریکہ کی تاریخ میں آنے والی بدترین خشک سالی کی کیفیت ایک دفعہ پھر پیدا ہو رہی ہے۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر اور اس تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر پارک ولیم کے مطابق موجودہ قحط کی پہلی 2 دہائیوں میں صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جیسی گزشتہ 4 بڑی قحط سالیوں میں ہوئی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ قحط سالی مزید طویل رہی تو جنگلات کی تباہی اور ماحولیاتی تبدیلی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ دریائے پرانا 4880 کلومیٹر یعنی 3032 میل پہ پھیلا ہوا ہے اور اس کی سرحدیں مشرقی برازیل اور ارجنٹینا کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پانی کا بہاؤ 17,000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ سے کم ہو کر 6200 کیوبک میٹر فی سیکنڈ رہ گیا ہے۔ پانی کی یہ کمی پن بجلی اور اس طرح کی توانائی سے متعلق منصوبوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خطے کے 2 بڑے اہم آبی ذخائر جن میں پاول اور میر جھیلیں شامل ہیں، ان کی وسعت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ خطے میں جنگل کی آگ بھڑکنے کے واقعات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس خشک سالی سے نمٹنے میں اگر کوئی چیز مدد فراہم کر رہی ہے تو وہ زیر زمین پانی کے ذخائر ہیں۔ امریکہ میں ماحول پر تحقیق کے ادارے نیشنل سینٹر فار ایٹماسفیرک ریسرچ سے منسلک ڈاکٹر انجلین پینڈراگراس کا کہنا ہے کہ چاہے مغربی امریکہ کی موجودہ صورتحال اس سطح پر پہنچ چکی ہے یا نہیں کہ اسے کوئی خاص لفظ سے بیان کیا جائے، لیکن موجودہ صدی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ پانی مغربی امریکہ میں ایک انتہائی قیمتی وسیلہ ہے، کیونکہ اس خطے میں لمبے عرصے تک بارشیں نہیں ہوتی۔ اب چلتے ہیں جی کینیڈا، جہاں 20 ستمبر کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے امیدواروں کے مابین مباحثوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بہت تند و تیز سوالات کیے جا رہے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو جو 2 سال تک اور یہاں پر وزیر اعظم رہ سکتے تھے، انہوں نے یہ انتخابات بہت پہلے کرانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ 20 تاریخ کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے مابین مباحثوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس نوعیت کے پہلے مباحثے میں کینیڈا کے موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو سیاسی مخالفین سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں اس بات کا اصرار کر رہی ہیں کہ اس وقت جب ملک میں کرونا کی وبا ہے، عام انتخابات کا اعلان کیوں کیا گیا ہے۔ پہلے مباحثے میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے علاوہ 3 سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس میں شرکت کی۔ فرانسیسی زبان میں ہونے والے 2 گھنٹے کے طویل مباحثے میں ان سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تاہم اس مباحثے میں گزشتہ مباحثوں کی طرح کوئی بھی رہنما کوئی بڑی کامیابی اور مقبولیت کی منزل طے کرتا نظر نہیں آیا۔ موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ وبا کے حوالے سے کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے واضح اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف حکومت کرنے کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جب ہمارے پاس اقلیتی حکومت ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، اس لیے ہم نے مقررہ مدت سے پہلے انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما ایرینو ٹول کا کہنا تھا کہ یہ انتخابات کا وقت نہیں ہے، وبا کے دوران عام انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں۔ بلاک کیوبیکوس جماعت کے رہنما فرینکویس بلینچٹ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو 2 سال میں ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کو اپنی 4 سالہ مدت پوری کرنی چاہیے تھی۔
लेफ्ट लीनिंग न्यू डेमोक्रेट्स पार्टी के रहनुमा जगमीत सिंह का कहना था कि वबा के दौरान किसी भी सूरत में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी कुछ महीने पहले वबा में इंतखाबात करवाने के हवाले से वोटिंग में आम इंतखाबात को न करवाने के हक में वोट दिया था। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुज़श्ता महीने 2 साल पहले इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। उनका कहना था कि कनाडा की आवाम फैसला करे कि लिबरल जमात वबा के हवाले से अरबों डॉलर खर्च करे और लोगों को वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। इंतखाबी मुहिम का पहला मुबाहिसा मॉन्ट्रियल में मुनक्किद हुआ है, जबकि अगले हफ्ते अंग्रेजी जुबान और फ्रांसीसी जुबान में होने वाला मुबाहिसा कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से मुनक्किद करवा दिया जाएगा। वबा की सूरत हाल में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो बज़िद हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि अभी उनकी मकबूलियत वैसी नहीं रही है जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया था। बहरहाल जी, कनाडा में होने वाले ये इलेक्शंस हों या दुनिया के किसी भी खित्ते में होने वाली कोई भी बड़ी खबर, इसी प्रोग्राम में आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल रात ठीक 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।